नमस्कार दोस्तों, कृष्णा स्टडी एनसीईआरटी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा जो एनसीईआरटी चल रहा था, हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे थे, तो जिसमें हमने 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो आइए आज सेकंड चैप्टर देखते हैं। ठीक है, जैसा कि मेरा मेनली फोकस इस बात पे है कि मैंने पिछली बार भी बताया था और हर बार बताता हूँ कि जैसे कि इसमें अगर कंटेंट आप सेल्फ पढ़ने जाएंगे, अगर आप न्यू तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपको इतना नॉलेज नहीं होगा कि आपके लिए क्या इसमें पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो वो मैं मेनली बता रहा हूँ और डायरेक्ट बुक से बता रहा हूँ। मैं अदर कंटेंट इसे कॉपी पेस्ट करके अलग से बता सकता था, बट उसमें भी आपको फिर कन्फ्यूजन हो सकती थी कि आप देखते कि उसमें जो कंटेंट लिखा है तो बुक से आप कैसे पढ़ें, क्योंकि रिवीजन तो आप बार बार क्लास देख के कर नहीं सकते हैं। तो मैंने इसीलिए नोट्स डायरेक्ट आपको बुक से पढ़ा रहा हूँ। इस बुक पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और ये बुक की पीडीएफ मैं आपको भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। टेलीग्राम लिंक का चैनल का लिंक दे रखा है, उसे फॉलो कर लीजिए। और इस पे देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि मेरे जो पॉइंट हाईलाइटेड किया है वही पॉइंट आपको बार बार रिवाइज़ करना है। तो अगर आप अगेन जैसे कि दोबारा आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरा चैप्टर जैसे कि कंप्लीट हो जाएंगे। इसके जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है, इसमें टोटल 8-10 चैप्टर हैं। तो जैसे कि इसमें हमने कल चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, पहला चैप्टर हो गया था जो कल टाइम ड्यूरेशन के बारे में जाना था कि कब किस काल में क्या हुआ, कौन आया। तो आज हम नए राजा और उनके राज्य के बारे में, पूर्व मध्यकालीन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और कल हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो इसमें मैंने पहले बताया था, देखिए मैंने जो कल हाईलाइट पॉइंट किया, अगर आप दोबारा इसे पढ़ना चाह रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप दोबारा पढ़ें उसके बाद भी काफ़ी टाइम लगे कि आप पढ़ते रहें, उसके बाद फिर दोबारा पॉइंट सॉर्ट आउट करना पड़े कि क्या आपके लिए बेनिफिट है और क्या नहीं। तो मैंने इसमें देखिए हाईलाइट कर दिए पॉइंट। ये देखिए जो पॉइंट इसके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और जो बार बार रिवीजन की नीड है, कि इसमें जो पॉइंट हाईलाइटेड है आपको जब दोबारा पढ़ना है वही पॉइंट खाली पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको ऐसे बहुत कुछ है तो आपको नहीं पढ़ना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, मैंने पॉइंट हाईलाइट कर रखे थे। ठीक है, तो जैसे ही कंप्लीट होगी ये एनसीईआरटी, इसकी पीडीएफ मैं आपको डाल दूँगा। ठीक है, टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप मल्टी टाइम रिविज़न कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर जो आपको लगेगा 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.2, 2 घंटे मैक्सिमम जा सकता है। इतने टाइम में आप 7th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, देख रहे हैं आप जैसे कि हाईलाइट कर रखा है जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक, तो वही मैं ऑल चैप्टर में करूँगा और उसके बाद आप रिवीजन कर सकेंगे और आपको ये भी पता हो जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है और आपको व्यू कैसा रखना है। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट फैक्चुअल पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपका जो माइंड जाएगा वो फैक्चुअल चीज़ पे जाएगा कि किस काल में क्या हुआ, किस टाइम पे क्या हुआ। बट ऐसा नहीं है। अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट जानना है कि किस काल में क्या हो रहा था और किस काल में क्या चेंजेस आया। वो चेंजेस जो आया उसके बारे में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं नए राजा और उनके राज्य के बारे में। 7वीं शताब्दी। ठीक है, 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ, मानचित्र में दिखाया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो झेलम नदी के बारे में दिखा रहे हैं और इंद्रप्रस्थ, ये था आपका इंद्रप्रस्थ जिसे कहते थे। ठीक है, यहाँ पे कन्नौज था। कन्नौज पे किसका शासक था? यहाँ पे गुज्जर प्रतिहार वंश था। ये चंदेल वंश का शासन यहाँ पे था। ठीक है, ये प्रयागराज, जैसे कि इलाहाबाद का जो प्रयागराज, मूल नाम प्रयागराज ही था। जैसे कि जो प्रयागराज नाम था, आप देखते हैं कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, बट इलाहाबाद का नाम कभी प्रयागराज नहीं रहा था। प्रयागराज एक छोटा सा ज़िला था, उसके लिए यूज़ किया जाता था प्रयागराज। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे चौहान वंश था। ठीक है, ये कलिंग था जिसपे अशोक ने शासन किया था। कितने वर्ष अपने शासन हुए वर्ष। ठीक, और उसने कलिंग पर युद्ध करने के बाद कितने वर्ष बाद बौद्ध धर्म व्यक्तिगत ज्वाइन कर लिया था, यानी कि व्यक्तिगत रूप से स्वीकार कर लिया था 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष बाद। ठीक है, यहाँ पे चालुक्य रहते थे। यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश का था। ठीक है, देखा था आपने। ये चोल वंश का शासन यहाँ पे था। ये चेर थे और ये पांडव थे। और चोल, चेर, पांडव को क्या कहा जाता था? तीनों को एक में मिलाने से क्या बनता था? मैंने आपको बताया था, 6th क्लास के एनसीईआरटी में बताया था। और यही फैक्ट पूछा जाएगा। स्टैंडर्ड बुक आप अगर पढ़ते हैं तो उसमें ये पॉइंट दे नहीं रखा होगा कि मूविंदर किसे कहते थे, और जब ये क्वेश्चन आएगा कि मूविंदर किसे कहते थे, किसके किसके नाम के लिए प्रयुक्त होता था, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें यही पढ़ना है, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ पढ़नी है और कुछ फैक्चुअल।
बट एक्चुअल में हमें डेट नहीं देखना है, हमारे लिए कोई डेट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये बता रहा है कि मानचित्र में आप देख रहे हैं उसी के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। तो आप देख रहे थे जैसे कि सामंत व्यवस्था आ गई थी कि राजा जो होते थे एक छोटे से, यानी कि सामंत को एक गांव का जो मुखिया होता था उसे ज़मीन दे देते थे, उससे वो अपना शासन यानी कि शासन नहीं करता था, उससे राजस्व इकट्ठा करता था और वहाँ के जो लोग होते थे उनसे राजस्व लेता था, अपनी सेना भी रखता था, ठीक है। तो वही जब राजा युद्ध करने जाते थे तो उसके साथ में जाता था अपनी सेना लेके। और कभी कभी ऐसा होता था कि सामंत के पास जब ज़्यादा शक्ति आ जाती थी तो अपना अलग राज्य स्थापित कर लेता था, ठीक है। उसके लिए ये लोग यज्ञ भी करते थे, यज्ञ होती थी शासन राजा बनने के लिए। 7वीं सदी आते आते महाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रेय ने मथात या सामंत के रूप में मान्यता देते थे, ठीक है। उनसे उम्मीद की जाती थी वे राजा के स्वामी के लिए उपहार लाएं, दरबार में हाजिरी लगाएं, सैन्य सहायता प्रदान करें, ठीक है। अधिक सत्ता संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, उपाधि है जैसे कि महासामंत या महामंडलेश्वर, मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे, ठीक है। जिससे जो सामंत होते थे वो अगर उनके पास ज़्यादा शक्ति आ जाती थी तो वो महामंडलेश्वर की उपाधि ले लेते थे, ठीक है। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे, जैसे कि एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर देते कि जितने एरिया पे हम राज कर रहे हैं वो राज हमारा हो गया और राजा से कोई मतलब नहीं। तो राजा बनने के लिए भी एक यज्ञ होता था कि उस समय जैसे कि पुरोहितों ने बता रखा था कि ये यज्ञ कराइए तो आप राजा बन जाएंगे। जैसे कि अगर आप कोई क्षत्रिय सामंत हैं, आप ये यज्ञ करके राजा की प्रतिष्ठा धारण कर सकते हैं। यज्ञ के बारे में देखेंगे, एग्जाम्पल दे रहा है कि इस तरह का उदाहरण हमें कहाँ से मिलता है, दक्कन में राष्ट्रकूट का, और शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, ठीक है। जो राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट, वो पहले तो चालुक्य के अधीन थे, लेकिन उन्होंने ऐसे ही किया, वो राष्ट्रकूट सामंत थे लेकिन शक्ति उनके पास ज़्यादा आ गई तो वो चालुक्यों के अधीन से अपना अलग राज्य स्थापित कर लिए। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसे हराया। और देखिए, हिरण्यगर्भ संदिग्ध शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे यजक जन्मान क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि अगर कोई सामंत था तो जरूरी नहीं होता था वो क्षत्रिय ही हो, तो उसको ब्राह्मण अनुष्ठान, जैसे कि पुरोहित होते थे, बताते थे कि आप क्षत्रिय धर्म में अगर आपने जन्म नहीं लिया है फिर भी आप क्षत्रिय बनना चाहते हैं तो एक यज्ञ करिए, नाम था हिरण्यगर्भ युग, ठीक है। इसका अर्थ था सोने का गर्भ नामक अनुष्ठान। इस अनुष्ठान के द्वारा क्षत्रिय के रूप में उन्हें मान्यता दी जाती थी, ठीक है। तो जैसे धर्म परिवर्तन के तरीके से है कि अगर आप ये यज्ञ करते हैं तो इस रूप में आपको मान्यता मिलेगी, ठीक है। एलोरा गुफा का चित्र दिखा रखा है, देखिए ये एलोरा, अजंता एलोरा आप जानते हैं महाराष्ट्र में जैसे कि स्टैब्लिश है अजंता और एलोरा, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का, ठीक है। और जो एलोरा के चित्र हैं वो नए हैं, अजंता के जो चित्र हैं पुराने हैं। अजंता के जो चित्र बने हैं वो 6ठी शताब्दी से ईसा पूर्व से 6 BC से लेके 2 AD तक, ठीक है, 6 BC से 2 AD तक बने हैं। और इसके जो आपके एलोरा के चित्र हैं वो बने हैं 5 AD से 11वीं AD तक, ठीक है। यानी कि ईसा पूर्व और ईसा 5वीं ईसी से 11वीं ईसी तक बने हैं एलोरा के चित्र। तो एलोरा के चित्र जो है नवीन है, ठीक है। बता रहा है एलोरा की गुफा का 15 का भित्ति चित्र, जो गुफा नंबर 15 है, उसमें ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एलोरा की गुफा जो है उसमें गुफा नंबर 15 में कौन से चित्र मिले हैं, गुफा नंबर 19 में क्या मिला है, गुफा नंबर 16 में क्या मिला है, ठीक है। तो ये भी आप जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे, ठीक है। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, यह राष्ट्रकूट काल की कृति है, ठीक है। जो एलोरा की गुफा बनी थी आप जानते हैं, जैसे कि जो अजंता की गुफा थी वो किसके संरक्षण में बनी थी, वाकटक राजा के, और जो एलोरा की गुफा थी
वो किसके संरक्षण में बनी थी? राष्ट्रकूट और यादव वंश के। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश भी था और यादव वंश भी था। ठीक है, राष्ट्रकूट यादव, तो राष्ट्रकूट जो थे इन्होंने संरक्षण दिया था, ठीक है, और यादव ने दिया था। राष्ट्रकूट आपने अभी देखा था, ठीक है, राष्ट्रकूट और यादव जी, ठीक है, यादव वंश। चलिए आगे देखते हैं। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। जैसे कि सैन्य कौशल का इस्तेमाल करते थे। मिसाल के तौर पर कादम्ब मयूर सरमड़ और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे छोड़कर शस्त्रों को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने सफलतापूर्वक राज्य स्थापित किया। ठीक है, कुछ राजा होते थे जैसे सामंत या कोई सामान्य व्यक्ति भी होते थे, तो सैन्य शासन के सैन्य के बल पे भी शासन अपना लेते थे, जैसे कि युद्ध लाइक समझ सकते हैं कि छीना। राज्यों में प्रशासन कैसे चलता था इसके बारे में जानते हैं। इन नए राजाओं में कईयों ने महाराजाधिराज की उपाधि लेते थे। ठीक है, महाराजाधिराज, और त्रिभुवन की उपाधि लेते थे। 3 भुवनों का स्वामी। त्रिभुवन का अर्थ पूछ सकता है, त्रिभुवन किसके लिए यूज किया जाता था? राजा के लिए यूज किया जाता था, और इसका अर्थ क्या होता था? 3 भुवनों का स्वामी। इस तरह की अन्य कई उपाधियाँ थी, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे कभी अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि कोल्ड हो गया हल्का, तो इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। ठीक है, जो कर के रूप में कैसे लेते थे इनसे, ये कर सिस्टम दिखा रहा है कि इनसे एक हिस्सा ले लिया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। ठीक है, व्यापारियों से भी एक प्रकार का राजस्व लिया जाता था। चलिए जानते हैं 400 कर क्या है। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेख में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा शब्द मिलते हैं। ठीक है, सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेटी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। ये पॉइंट याद रखिएगा कि वेटी शब्द किस लिए यूज किया जाता है। एक कर व्यवस्था थी जिसमें कर नगद लेने के बजाय जबरन श्रम कराया जाता था, कि एक दिन के लिए आप आके हमारे वहाँ श्रम कर दीजिएगा, काम कर दीजिएगा, आप जो व्यवसाय करते हैं उसके रूप में। कदमई यानी कि भू राजस्व थे। कदमई किसके लिए यूज किया जाता था? भू राजस्व के लिए। मकान पर छज्जन डालने पर लगने वाला कर, खाजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, और पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसमें उल्लेख मिलता है? तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों से। ठीक है, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्ग के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शकल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे ये मत पड़ेगा, यूज कर दे रहा हूँ। ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर जो पॉइंट बताए, बेटी और आदिमाई, हिरणागर्भ युद्ध, हरिणागर्भ अनुष्ठान, ये अनुष्ठान याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिलान में पूछ सकता है। ठीक है, राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों से की जाती थी, प्रायः वंशानुगत होती थी। जो राजस्व वसूली का काम होता था, एक पद पे जो जिसको निर्धारण करते थे वो वंशानुगत होता था। जैसे कि अगर वो उस पद पे नियुक्त कर दिया तो उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, वंशानुसार चलती रहती थी व्यवस्था। ठीक है, तो पूछ लेता है सकता है कि पूर्व मध्यकालीन में क्या 700 ईस्वी में जो कर व्यवस्था का था क्या था, वंशानुगत थी या नहीं थी। ठीक है, जैसे कि अभी पूछा गया था मध्यकाल के बारे में, तो पूर्व मध्य भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। प्रस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दांश सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं। प्रशस्तियों के बारे में बताया था इससे अगले वाले चैप्टर में। प्रशस्तियाँ क्या होती हैं? राजा के जो करते हैं, वर्णन करते हैं, प्रशस्तियाँ लगा देते थे कि इस ये युद्ध, ये
पालन करना पड़ेगा, नियम हो सकते हैं उसमें, या राजा की महानता का वर्णन हो सकता है, या कुछ भी वर्णन हो सकता है। ठीक है, कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे, मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में। ठीक है, इसमें अपना आदेश भी दे सकते थे, नियम भी दे सकते थे, अपनी प्रशंसा भी लिखवा सकते थे। नागभट्ट की उपलब्धियां जानते हैं। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया। अपने पिछले साल गुप्त शासक, देखिए हमने पिछले साल गुप्त शासक के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था ना, कि प्रशस्ति में उसने क्या लिखाया था कि जिसके शरीर पे इतने भालों के निशान हैं, इतने चोट के निशान हैं, सुसज्जित हो रहे हैं युद्ध से। वही बता रहा है कि पिछले साल आपने पढ़ा था गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो एक हमें प्रशस्ति मिली है मध्य प्रदेश में पाई गई है, और किसके बारे में है, नागभट्ट के बारे में। वंश कौन सा था, प्रतिहार नरेश। आंध्र सैनदेव सिंध विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा, जो राजा धैर्यशाही हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक कुछ चक्रयुद्ध को विजित किया। ठीक है, इनके बारे में नागभट्ट के बारे में दिखा रहे हैं कि वंग बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी। ये शब्द आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ सकता है कि मालवा किसके लिए प्रयोग किया जाता था, मध्य प्रदेश का हिस्सा था। किरात कहाँ किसके लिए किया जाता था, वनवासी थे। तुरास्क क्या थे, तुर्क थे। ठीक है, वत्स और मत्स्य क्या थे, दोनों उत्तर भारत के राज्य थे। ठीक है, ये तो शब्द के रूप में आ सकता है। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भी भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलेखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। इस संस्कृत के बारे में बता रहे हैं कि दार्शनिक परम्परा है। ठीक है, भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था, तो जो भूमि के साथ साथ क्या क्या देते थे, चलिए देते हैं। चोल के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर, साथ ही कटियादार झाड़े लगाकर, ये बता रहा है कि इसमें क्या क्या दिया गया था। चलिए हटाइए इसमें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है, वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाया गया कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाले कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाले कर, वाहनों पर लगने वाले कर, पक्की ईंटों पर लगने वाले कर सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए कर के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। तो आप जानते हैं कश्मीर के जो इतिहास है किसने लिखा था, कल्हड़ ने लिखा था। ठीक है, और इसका नाम क्या था, आप बताइएगा, नाम आप कमेंट कीजिएगा। कल्हड़ ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोत का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। ठीक है, तो इसका जो लिखने का तरीका था कैसा था, दृष्टिकोण कैसा था, आलोचनात्मक था। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि इनका जो लिखने का दृष्टिकोण था कैसा था, आलोचनात्मक था। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि अगर मैं बताता हूँ, अगर एसएससी में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एसएससी में वनडे एग्जाम में, तो क्या आएगा क्वेश्चन कि 12वीं सदी में लिखा गया ग्रंथ जिसमें कश्मीर की यात्रा का वर्णन है, किसने लिखा, तो आप तो आंसर दे देंगे डायरेक्ट कि कल्हड़ ने लिखा। बट अगर यूपीएससी में आएगा तो ऐसे आएगा कि कथन के रूप में, कि उसमें एक दे देगा कि 13वीं शताब्दी में लिखा गया संस्कृत काव्य जिसकी रचना, जिसमें कश्मीर का वर्णन है। ठीक है, कश्मीर का एक फैक्ट हो जाएगा। दूसरे दे देगा कि इसकी रचना कल्हड़ ने की और इन्होंने राजाओं की प्रशंसा के बारे में लिखा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन दे देगा एक सही है, दो सही है, या एक या दोनों सही है, एक या दोनों गलत हैं। ठीक है, तो इसमें आपको लगेगा कि हाँ दोनों सही है, बट इसमें दोनों गलत होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया 12वीं शताब्दी नहीं, मैंने बोला 13वीं शताब्दी। और मैंने दूसरा पॉइंट क्या बोला, इसमें आलोचनात्मक रुख नहीं, हमने दिखाया कि प्रशंसा की है, जबकि वास्तविकता क्या है, आलोचना की है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। और आपने जब ये माइंडसेट बना लिया तो आपको इंटरेस्ट भी लगेगा बुक को पढ़ने में, और आपको भी समझ आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। ठीक है, तब आपका जब माइंडसेट उसी प्रकार से सेट हो जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे या कोई बुक पढ़ेंगे तो उसमें माइंडसेट आपका वही होगा, तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है और कहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। धन के लिए युद्ध, तो जानते हैं युद्ध क्यों करते थे।
आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वंशनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे। कौन कौन से पक्ष थे? इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। और त्रिपक्षीय संघर्ष में जैसे कि ये वनडे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। कौन कौन था? गुज्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पाल वंश थे। तो याद रखिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए चला? गंगा घाटी में कन्नौज नगर के लिए, ठीक है। और किसके किसके बीच चला? गुज्जर, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बाद। गुज्जर कहाँ पे थे? आपने देखा था गुज्जर, अगर भारत का मैप बनाएंगे, अगर आप मैप बनाते हैं इंडिया का, एक मिनट यहाँ बनाते हैं। इतना इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेरे पास, बट जितना है उसमें ट्राई कर रहा हूँ। अरे तो नहीं बन पा रहा है, बट चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं जो उस आता है। इतना सही नहीं बन पाया, बट यहाँ पे थे आपके गुज्जर, ठीक है, और यहाँ पे थे राष्ट्रकूट, आपने देखा था, यहाँ पे थे पालवंश, ठीक है। तीनों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष चलता था। जैसा कि हम पर देखेंगे, पृष्ठ में बता रहा है, इस पृष्ठ पे शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया, अपनी सत्ता संसाधनों का प्रदर्शन किया। तो मंदिर बनाने का उद्देश्य क्या था इनका? अपनी सत्ता का संसाधन का प्रदर्शन करना। इसलिए जब एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करते तो मंदिरों को भी निशाना बनाते थे, क्योंकि अपने क्या करते थे? प्रदर्शन करते थे संसाधन का। तो संसाधन का प्रदर्शन करने में क्या करते थे? ये सोना चांदी जो होता था मंदिर पे, काफ़ी सोना चांदी गड़वाते थे, लगवाते थे, काफ़ी विशाल बनाते थे, काफ़ी भव्य होता था, काफ़ी उस पर खर्च करते थे। तो दूसरे राजा जब आक्रमण करते थे तो इन्हीं मंदिरों को लूट लेते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। अफ़गानिस्तान के गजनी का सुल्तान मोहम्मद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है जिसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के कई भागों, ईरान उपमहाद्वीप के पश्चिम हिस्से में तक किया। लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। तो मोहम्मद गजनवी ने कितने बार आक्रमण किया था? ठीक है, ये आप बताइएगा। टोटल 17 बार किया था। और इसका कौन सा आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पे था, ये आप बताइएगा, ठीक है। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर, ठीक है। कौन सा आक्रमण था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे? मोहम्मद जो धन उठा लिया गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान मोहम्मद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अलबरूनी नामक एक विद्वान को इस महाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा, ठीक है, अलबरूनी को। इसने क्या किया? अरबी भाषा में लिखा। किस भाषा में लिखा? अरबी में। उसने कृति लिखी, किताब अल हिंद, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। अलबरूनी ने क्या लिखी थी? किताब अल हिंद लिखी थी। और किस भाषा में लिखी थी? अरबी में लिखी थी। अलबरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया, ठीक है। जिसने किताब लिखी इसके लिए इसने संस्कृत विद्वान जो थे उनसे भी इसने बातचीत की। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चौहान, चहमान, जैसे कि चौहान को पहले चहमान थे जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के पास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपना पूरा नियंत्रण विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमान का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पृथ्वीराज III था, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को हराया, ठीक है, जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था। जैसे जानते हैं जो युद्ध हुआ था 1191 में, प्रथम ताराइन का युद्ध, सेकंड ताराइन का युद्ध। तो प्रथम में तो जीत गया था मोहम्मद गौरी, प्रथम में तो पृथ्वीराज जीते थे, लेकिन सेकंड में मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। क्यों हरा दिया था? क्योंकि हमारे राज्य में भी वही था कि अभी भी जैसा कि है, कोई हर किसी के लिए ईर्ष्या का भाव कि उनसे अगर लड़ाई हो रही तो हम क्यों जाएं, यही भाव तब भी था,
ठीक है, मेन कारण था इसका कि हर राजा अलग अलग युद्ध लड़े। अगर कोई बाहर से शासक ने आक्रमण किया तो किसी ने दूसरे का साथ नहीं दिया, जबकि हमें आपसी मामले भुलाकर अगर कोई बाहरी शासक कर रहा था तो साथ देना चाहिए था। ये बता रहे हैं यादव वंश का शासन कहाँ पे था, यहाँ पे था। ठीक है, चालुक्य वंश, ठीक है, कादम बादमी बदामी, काकतीय वंश कहाँ पे था, ये देखिए काकतीय वंश। चोल वंश तो जो दिखाई दिया था आपको कि चोल चेर पांडव। चलिए आगे देखते हैं, चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुटरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मतहत थे, यानी कि सामंत थे। ठीक है, उरैयर के चोल वंशी प्राचीन मुखिया के परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमाया। ठीक है, उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुंभ सुधनी देवी का मंदिर बनवाया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि निशुंभ सुधनी देवी का मंदिर कहाँ बनवाया और किसने बनवाया। तो किसने बनवाया था, विजयालय ने। और किस सदी में बनवाया था, 9वीं सदी में। कहाँ बनवाया था, तंजावुर शहर में। किस वंश का शासक था, उरैयर। ठीक है, उरैयर वंश के थे, उरैयर के चोल वंशी। ठीक है, चोल वंशी शासक था। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांडव पल्लव के शासक इस राज्य का हिस्सा बन लिए गए। ठीक है, इनको भी जीत लिया गया। प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना। इसका नाम क्या था। इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया और इसने साम्राज्य के प्रशासन को पुनर्गठन किया। ठीक है, इसका नाम क्या था, राज के पुत्र थे राजेंद्र प्रथम। ठीक है, ने अब उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देश पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। तो देखिए, जल सेना भी बनाई जा चुकी थी पूर्व मध्यकालीन में। भव्य मंदिर और मंदिर की वास्तुकला जानते हैं। ठीक है, तो जैसे आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, पढ़ते हैं इसके बारे में कि कब राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगाईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से चमत्कार हैं। ठीक है, जो राजराज ने बनवाया था, कहाँ बनवाया था, तंजावुर में, और राजेंद्र प्रथम ने कहाँ बनवाया था, गंगाईकोंड चोलपुरम के मंदिर। ठीक है, और मंदिर जो कला थी ये किस काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, तो याद रखिएगा गुप्त कालीन में। और मूर्ति कला किस काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची, तो याद रखिएगा मौर्योत्तर काल में। ठीक है, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे। ठीक है, तो इन्होंने एक भूमि दे दी, उस पर जो मंदिर के आसपास रखवाले थे, ट्रस्ट के रूप में, आज जैसे ट्रस्ट के रूप में जान सकते हैं, उन्होंने उनको मिल गई थी, उसी से अपना जीवन यापन करते थे। तो देखिए मंदिर दिखा रहे हैं, गंगाईकोंड चोलपुरम का मंदिर। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई उन्हें भी देखिए। चलिए, तो आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे किस प्रकार के हमें मंदिर पढ़ने पड़ते हैं, द्रविड़ नागर शैली, द्रविड़ शैली। ठीक है, संगीत, क्यार, नृतक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थल नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। मंदिरों के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं। कांस्य प्रतिमाएं, चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाएं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि किसके शासन काल में कांस्य प्रतिमाएं उत्कृष्ट थी। ठीक है, तो चोल काल की। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। जहाँ आप जानते हैं कि गंगा की जो कावेरी नदी के, जानते हैं कि बंगाल खाड़ी में जो कावेरी नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है। उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। ठीक है,
हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर इन इलाकों पर बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। तो किस काल में? 5वीं या 6ठी शताब्दी में। इस इलाकों में जंगलों को साफ किया जाने लगा, दूसरे कुछ इलाकों को ज़मीन को समतल किया जाने लगा, डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए। ठीक है, तो बता रहे हैं कि यहाँ पे एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। तो दक्षिण भारत की बता रहे हैं कि यहाँ पे कैसा कृषि और कैसा था। कृषि में जैसे कि 5वीं शताब्दी में पहले भी कृषि की जाती थी, बट 5वीं 6ठी शताब्दी में कृषि के लिए जंगलों को साफ किया जाने लगा, 2 फसलें उगाई जाती थी। यहाँ पे याद रखिएगा, पूछ लेगा क्वेश्चन कि 3 फसलें उगाई जाती थी, तो याद रखिएगा 2 फसलें उगाई जाती थी। 9वीं शताब्दी तमिलनाडु में एक जलद्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए पानी का प्रवाह दिखा रहे हैं, उसके लिए यंत्र बनाया गया था। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई गई थी। तो जानते हैं कि दक्षिण भारत में सिंचाई के लिए क्या पद्धतियां थी पूर्व मध्यकालीन में। ठीक है, कुछ इलाके में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों को सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। जैसे कि इनका जीवन यापन सब कुछ तो कृषि पर ही निर्भर था, तो सक्रियपन तो दिखाएंगे ही। अब जानते हैं कि प्रशासन कैसे चलता था। प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियाँ जो उर कहलाती थी, तो याद रखिएगा दक्षिण भारत में जो बस्तियाँ थी वो उर कहलाती थी, किसानों की बस्तियाँ। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई। इस तरह गाँवों के समूह को नाडू कहा जाता था। गांव की बस्तियों को क्या कहते थे? उर कहते थे, और बस्तियों के समूह को क्या कहते थे? नाडू कहते थे। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। ग्राम परिषद जो होता था और नाडू न्याय करने, कर वसूलने जैसे कार्य करते थे। ठीक है, तो ग्राम परिषद और नाडू ही संचालन करते थे गाँव में जो प्रशासन होता था। विल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में, जो विल्लाल जाति के होते थे धनी किसान, उनको केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुविंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान। ठीक है, तो आपने जाना था मुविंदरम मुविंदरम बताया था किसे कहा जाता था, और मुविंद वेलन किसे कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, अरैयर प्रधान जैसी उपाधि दी और केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। किसको सौंपे? किसको सौंपे? जो यहाँ के बड़े किसान होते थे, यानी धनी किसान, उनको क्या कहा जाता था? विल्ला कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं भूमि के प्रकार, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मिलान में दे सकता है आपको। ठीक है, याद रखिएगा। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों में उल्लेख मिलता है। विलन वगई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ठीक है, ब्रह्मोदय ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग किसी विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान त्रिकुटी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। ठीक है, तो जो विलन वगाई थी गैर ब्राह्मण को दी गई भूमि, ब्राह्दे ब्राह्मण को दी गई भूमि, और शाला भोग विद्यालय के लिए, देवदान मंदिर के लिए, और पाली चंदम जैन संस्थान को। ठीक है, ये मिलान में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, आइए आगे देखते हैं। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ, जैसे कि भूमिदान कोई ब्रह्मदेय है। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों का एक सभा द्वारा की जाती थी। ठीक है, जो भूमि मिलती थी ना, उसमें भी एक समूह होता था ब्राह्मणों का, उसकी समिति के द्वारा की जाता था, सभा के द्वारा। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिर की पत्थरों की दीवारों पर ब्यूरेवर दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो नगरम किसे कहते थे, याद रखिएगा। ठीक है, नगरम किसे कहते थे? व्यापारियों का जो संघ होता था उसे कहते थे नगरम। चलिए आगे देखते हैं। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के
उत्तमरेरु से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र की छोटे टिकटों पर लिखे होते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो टिकट व्यवस्था थी जैसे कि लॉटरी सिस्टम। ठीक है, लॉटरी सिस्टम के रूप में बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तरमेरु अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूल होता हो। ठीक है, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये सब कंडीशन रखे थे कि अगर बनना चाहते हैं आप। यदि पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तंग वंश के युग का चीन में तंग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियोन थी, दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से थी। ठीक है, जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाओं का आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की गई। नौकरशाही द्वारा प्रशस्ति होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलाव के साथ 1911 तक कायम रही, उसके बाद समाप्त कर दी गई। ठीक है, तो चलिए हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। जैसे कि शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा कि आप भी देख लें और इजीली देख लें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले वीडियो देखिए कोई, उसके बाद आपको कंफर्म होगा कि आपको क्या नोट करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद आप सेल्फ पढ़िए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है और क्या बेनिफिशियल नहीं है। अदरवाइज़ आप काफ़ी मोटे नोट्स बना लेंगे और कोई बेनिफिट नहीं होगा, और काफ़ी ऐसे पॉइंट नोट कर लेंगे जो कभी पेपर में नहीं आएंगे। तो देखिए, गुज्जर प्रत्यांश जोड़े बनाने के लिए रखा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जैसे आपने देखा था चोल कहाँ पे थे और पाल वंश कहाँ पे था, राष्ट्रकूट कहाँ थे और किसके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष चलता था। आपने देखा था कि गुज्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश, इन तीनों के बीच में क्या चलता था, त्रिपक्षीय संघर्ष चलता था। और कहाँ कहाँ पे थे मैंने मैप में बताया था। चोल वंश तो जानते हैं, चोल, चेर, पांडव। जैसे कि ये चोल थे, ये चेर थे और ये पांडव थे। ये कहाँ था, तमिलनाडु का हिस्सा, ये तमिलनाडु से ऊपर और ये इधर चेर। आप मिलाइएगा। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर कंप्लीट होता है और कल हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट अच्छा डेटा आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।